रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है डिस्कशन का, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। बिल्कुल सही है, कार्बोनरी से था। कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्त दल था, एक गुप्त दल था कार्बोनरी, तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें मेजनी के बारे में, तो मेजनी इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का शासक था। मेजनी इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था, ध्यान में रखिएगा। मेजनी का जन्म 5 जनवरी 1805 में, मेजनी का जन्म 5 जनवरी 1805 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। नोट करते हुए चलिएगा, तो क्योंकि मैं इससे प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। यंग इटली का संगठन की स्थापना 1831 ईस्वी में मेजनी द्वारा ही किया गया था। यंग इटली संगठन की स्थापना 1831 ईस्वी में मेजनी द्वारा किया गया था। और यंग यूरोप संगठन की स्थापना भी मेजनी द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में। नोट करते हुए चलिएगा। मेजनी की मृत्यु 10 मार्च 1872, मेजनी की मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी में पीसा शहर में हुआ था, जो कि इटली में ही पड़ता है। तो मेजनी के बारे में इस सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकें। आपका अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी। बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी धार्मिक का था। बात करें हुआ हुआ आंदोलन का, तो हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में हुआ हुआ आंदोलन हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? हुइन फूसू द्वारा किया गया था। हुइन फूसू द्वारा किया गया था हुआ हुआ आंदोलन 1939 में। कुछ आंदोलन के नाम हम बता रहे हैं, उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ आंदोलन का नाम बता रहा हूँ। चंपारण आंदोलन 1917 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण से। था गांधी जी का पहला आंदोलन था 1917 में। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार के चंपारण से किया गया था 1917 में, ध्यान में रखिएगा। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। नोट करते हुए चलिए, खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये प्रश्न पूछा जाता है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट क्या था? न मुकदमा न दलील, सीधा जेल जाएगा। इसी के विरुद्ध हुआ था रोलेट एक्ट, पारित हुआ था। न मुकदमा न दलील, सीधे जेल जाएगा, यही था रोलेट एक्ट। इसी के विरुद्ध आंदोलन चला था 1919 में, तो आपको ध्यान में रखना है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 22 मार्च 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन 22 मार्च 1930 में, सॉरी 12 मार्च 1913। 12 मार्च 1913। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बिल्कुल सही है, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। ये सभी बात आपको नोट कर लेना है। वही जनरल डायर को उधम सिंह ने उसके देश में जाकर के मारा था, इंग्लैंड में जाकर के उसको मारा था। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रमुख आंदोलन था। आंदोलन तो जरूर पूछेगा, इसलिए मैं कुछ बता दिया हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा कि कुछ भी पूछे तो आप इसका जवाब दे सकें। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में।
1920 में, बिल्कुल सही है। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था? तो 1924 ईस्वी में खत्म हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। 1917 ईस्वी में आपका अगला प्रश्न है। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता। तो बिल्कुल सही है, कोलकाता में स्थापित हुआ था। भारत में पहला जूट मिल 1917 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग, बिल्कुल सही है। रेशम मार्ग के द्वारा ही प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल, बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो इस पर ज़्यादा बातें ना करेंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि उनको कौन दिया था। तो कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग, बिल्कुल सही है, मध्य वर्ग। तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य वर्ग के जो सामाजिक वर्ग थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा था, मध्य वर्ग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, बिल्कुल सही है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? निकोलस द्वितीय, बिल्कुल सही है, निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? कोलोन, बिल्कुल सही है, कोलोन कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? लोहा को, बिल्कुल सही है, लोहा को ही उद्योगों का जननी माना गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोंडमाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडमाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बिल्कुल सही है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व ही गोंडमाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। और वही अगर सबसे घटिया क्वालिटी की बात किया जाए तो बिटुमिनस। आपको ध्यान में रखना है, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, और सबसे घटिया क्वालिटी का हो जाएगा पीट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाहक कृषि, बिल्कुल सही है, भारत में जीवन निर्वाहक कृषि की प्रधानता है। कृषि जो है भारत में अभी छुपा बेरोजगारी के कारण बन गया है कृषि। आपका अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? नगर आयुक्त, बिल्कुल सही है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन होता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का माध्यम और मूल्य का संचय। तो बिल्कुल सही है, मुद्रा का जो कार्य होता है विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है और मूल्य का संचय भी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सब मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा मतलब पैसा, तो उसका कार्य क्या है? सब चीज में उसका उपयोग किया जाता है, तो उसका मिला जुला करके सभी होना चाहिए ना। भी होता है, मापक भी होता है, मूल्य का संचय भी होता है, सभी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है मुद्रा का। आपको समझ करके बताना है कि क्या होगा उसका आंसर। ये सब तो अपने ही पकड़ा जाएगा, सब जो स्टूडेंट होगा ये सब पकड़ लेंगे आराम से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा भूमिका यानी अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। बिल्कुल सही है, एकहरी शासन व्यवस्था। बिल्कुल सही है, एकहरी शासन व्यवस्था है जो कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। तो बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण द्वारा ही बिहार में जो है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें घोषणा किया गया? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, किसमें घोषणा किया गया है? प्रस्तावना में। बिल्कुल सही है, प्रस्तावना में ही कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होगा। यह प्रस्तावना में कहा गया है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक हो गई? 15वीं लोकसभा। बिल्कुल सही है, 15वीं लोकसभा में ही महिलाओं की जो भागीदारी थी 10% और अधिक हो गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय दल कौन है ये वाला? एक और प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो आपको ध्यान, बिल्कुल सही है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिसमें कि हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें भारतीय जनता पार्टी, जो कि है कि राष्ट्रीय दल है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। मध्य युग में। बिल्कुल सही है, मध्य युग में ही सासाराम का विकास हुआ था, मध्य युग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? जमशेदपुर। जब बिहार का विभाजन झारखंड से नहीं हुआ था ना, तब जो था कि एकमात्र नियोजित नगर था जमशेदपुर। तो आपको ध्यान में रखना है, जब विभाजन नहीं हुआ था तब एकमात्र नियोजित नगर था जमशेदपुर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो पटना में एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिल्कुल सही है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में रज्जू मार्ग है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। बिल्कुल सही है, राजगीर में ही बिहार यानी रज्जू मार्ग, बिहार के राजगीर में ही रज्जू मार्ग है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है हिमालय क्षेत्र में। बिल्कुल सही है, बिहार में खनिज तेल की संभावना की बात की गई, संभावना है तो वो हिमालय के क्षेत्र में ही। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। बिल्कुल सही है, कांवड़ झील है जो कि बेगूसराय जिला में स्थित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। बिल्कुल सही है, विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। एग्जाम्पल में बात करें तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये सब क्या है? विकसित देश है।
तो ध्यान में रखिएगा। विकसित देश की बात की जाए तो अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी हो जाएगा। अब जाके भारत है जो कि विकास अधिक कर रहा है, विकास की रफ्तार अब भारत पकड़ भी लिया है। तो विकास की मतलब की श्रेणी में भारत भी अब आ जाता है विकासशील देश में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। गोवा। हम पिछली वीडियो में भी बताया था कि गोवा राज्य के ही जो व्यक्ति आय सर्वाधिक व्यक्ति आय अधिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा में जो मतलब गोवा राज्य में ही प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और बात करें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का ही है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का कुछ महत्वपूर्ण सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण जिसमें आंदोलन का भी हमने चर्चा किया है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं प्रतिदिन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं से जुड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।